हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ शेयर मार्केट। एपिसोड 2 में हम लोग कंपनियों के बैलेंस शीट को रीड करना सीखे थे, जहां आपको कई अलग अलग तरह के वर्ड्स देखने को मिले होंगे, लाइक पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वगैरह वगैरह। जिन्होंने भी एपिसोड 2 नहीं देखा है, आप उसे ज़रूर से देख लेना, मैं उसे आई बटन में अटैच कर दूंगा। इस वीडियो में आज इसी तरीके के जो वर्ड्स हैं उन्हें ज़रा क्लियर कर लेते हैं। तो इस वीडियो का शुरुआत करते हैं मार्केट कैप से, क्योंकि मार्केट कैप को समझना सबसे ज़्यादा इजी है। देखो, किसी कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू ही उस कंपनी का मार्केट कैप कहलाता है। दैट मीन्स जितना किसी कंपनी का मार्केट कैप है, अगर उतना पैसा लेकर आप मार्केट में जाते हो, शेयर मार्केट में जाते हो, तो टेक्निकली आप उस कंपनी को पूरी खरीद सकते हो, उसके 100% शेयर्स आप खरीद सकते हो। एग्जाम्पल के लिए CDSL को ले लेते हैं, तो यहाँ हमें उसका मार्केट कैप दिखता है 11,366 करोड़। तो इस कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए हैं, अगर आपको वो सारे शेयर्स खरीदने हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 11,366 करोड़ रुपया लगेगा। फिर पूरा का पूरा कंपनी आपका। अगर कोई ऐसा पर्सन अभी भी है जिसको अभी तक मार्केट कैप समझ में नहीं आया, उसके लिए एक निंजा एग्जाम्पल है मेरे पास। मान लेते हैं कि मेरे पास एक पेन का पैकेट है जिसमें 5 पेन है और हर एक पेन का प्राइस 5 रुपये है। यानी कि अगर आप 25 रुपये लेके आते हो तो आप उस पैकेट को पूरी खरीद सकते हो। यहीं अगर पेन के पैकेट को एक कंपनी मान लिया जाए तो इस कंपनी का टोटल 5 शेयर है, एक शेयर का प्राइस है 5 रुपया और इसका मार्केट कैप 25 रुपया है। इसीलिए मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। अब इसमें कुछ नोट करने वाली चीज़ें भी हैं, तो इससे आप अपने माइंड में स्टार लगा लीजिए। किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू और उसका बुक वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ है। मार्केट वैल्यू जो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि मार्केट कितना वैल्यू लगा रहा है उस कंपनी का, और बुक वैल्यू अकाउंटिंग के हिसाब से जो वैल्यू निकल के आए वो बुक वैल्यू होता है। तो दोनों अलग अलग है। आपको ये जान के हैरानी होगा कि TCS का अकेले का मार्केट कैप पूरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा है। यानी कि पूरा पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ और TCS अकेले एक तरफ। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप पूछोगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या चीज़ है, तो मेरा आंसर होगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी किसी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी अपने एसेट्स के मामले में कितना प्रॉफिटेबल है। इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट इनकम तो आप सभी को पता ही होगा, बट आई एम श्योर कि आप शेयर होल्डर्स इक्विटी में कन्फ्यूज होने वाले हो। तो देखो, शेयर होल्डर्स इक्विटी का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। दैट मीन्स कंपनी के सारे लाइबिलिटीज़, सारे कर्जे चुका देने के बाद कंपनी का जो वैल्यू बचता है वही शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज कोई एक कंपनी है जिसका वैल्यू 9,000 करोड़ है, जिसमें से 4,000 करोड़ उसका लाइबिलिटी ही है, तो बचा कितना? 5,000 करोड़। तो ये 5,000 करोड़ उसका शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाता है। जिन्होंने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज़रूर से ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इंडिकेट्स दैट हाउ मच मनी ए कंपनी मेक फॉर ईच शेयर ऑफ इट्स स्टॉक्स। मतलब कि अर्निंग पर शेयर यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयरों के प्रत्येक शेयर के लिए कितना पैसा कमाता है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। इसका फॉर्मूला देखने में आसान है, बट कैलकुलेशन के वक्त हमें और भी कई तरीके के चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक कंपनी है जिसने 7 करोड़ 50 लाख रुपए का नेट इनकम कमाया, उसमें से 80 लाख रुपए डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिया, और इस कंपनी के पास पहले 6 महीने में 2 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे और साल के दूसरे 6 महीने में 2 करोड़ 50 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे। ऐसे वक्त में अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमें चाहिए होगा नेट इनकम, जिसमें कि हम लोग डिविडेंड को माइनस कर देंगे। तो इसका नेट इनकम होगा 7 करोड़ 50 लाख माइनस 80 लाख, क्योंकि 80 लाख रुपए डिविडेंड के तौर पे बांट दिए गए थे, तो बचा 6 करोड़ 70 लाख। ये इसका नेट इनकम हुआ। और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग में हमें दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग होगा, पहले शेयर्स थे 2 करोड़ और फिर हुए 2 करोड़ 50 लाख, तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा? 2 करोड़ 25 लाख। इतने शेयर्स इसके एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे। इसीलिए अर्निंग पर शेयर होगा 6 करोड़ 70 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ 25 लाख, जिसका वैल्यू निकल के आएगा 2.98 रुपीज़। ये होगा उसका अर्निंग पर शेयर। तो इतना बड़ा सा कैलकुलेशन होता है।
खैर अच्छा है, आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी के दुनिया में रहते हैं, हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ ये डाटा फ्री में अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट है पी रेशियो। ये वह रेशियो है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। हर बंदा इस पर एक बार नज़र जरूर दौड़ाता है, यहाँ तक कि यह मीडिया में, न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाता है। पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जहाँ पी स्टॉक प्राइस को दर्शाता है और ई कंपनी के अर्निंग पर शेयर को दर्शाता है। इसका फॉर्मूला होता है स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। दैट मीन्स पी रेशियो एक कंपनी के स्टॉक प्राइस को उस कंपनी के अर्निंग पर शेयर से कंपेयर करता है, जिससे टेक्निकली हमें यह पता चलता है कि कंपनी फिलहाल महंगी बिक रही है या सस्ती। बट ब्रदर, पी रेशियो में झोल है। किसी कंपनी का सिर्फ पी रेशियो देखकर टेक्निकली आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी अभी महंगी है या सस्ती, लेकिन असल में ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। प्लस आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसी कंपनी है जिनका पी हमेशा हाई होता है, 80, 90, 100 या उससे भी ज़्यादा। जैसे कि पीडीलाइट इंडस्ट्री, इसका पी तो हमेशा 100 से ऊपर ही रहता है। जब तक आप मार्केट में नए हो तब तक आपको लगेगा कि पी रेशियो बहुत काम का चीज़ है, बट जब आप पी रेशियो को अच्छे से समझ जाओगे तब आपको एहसास होगा कि पी रेशियो हमें गुमराह करता है। पी रेशियो का डिटेल वीडियो मैं फिर कभी लेकर आऊँगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर किसी को इसे समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको चुटकियों में समझा दूंगा। अच्छा चलो, एक बात बताओ, मान लेते हैं कि आज आपको इतना पैसा मिल जाए कि आप किसी भी एक कंपनी को पूरी तरीके से खरीद सकते हो, मतलब कि आप उसके 100% शेयर्स एक्वायर कर सकते हो, और आपके पास सिर्फ दो ही कंपनी का ऑप्शन है। पहला कंपनी कुछ ऐसा है जो कि अपने गले तक कर्ज में डूबा हुआ है, और दूसरा कंपनी जिसमें ना के बराबर कर्ज है। तो आप कौन सा कंपनी खरीदोगे? अब कॉमन सी बात है, आप दूसरी वाली कंपनी ही खरीदोगे, और वैसी कंपनी से दूर ही रहना चाहोगे जो कि पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है। तो बात ऐसा है कि हम सब कर्ज से दूर ही रहना चाहते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में ये जो डेब्ट है ना, इसका मतलब कर्ज ही होता है, और इससे हम लोग दूर ही रहें तो अच्छा है। इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी को कुछ देर पहले ही बताए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि कोई एक कंपनी है जिसका टोटल वैल्यू 9,000 करोड़ है, जिसमें से 4,000 करोड़ उस कंपनी के ऊपर डेब्ट है। तो ऐसे में बाकी बचा 5,000 करोड़ उस कंपनी का शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाता है। मतलब कि अगर पूरा कंपनी बेचना पड़े तो शेयर होल्डर्स के पास ले दे के आखिरकार वही 5,000 करोड़ आएगा। और अगर हम लोग इसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालेंगे तब इसका डेब्ट होगा 4,000 करोड़ डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिसका वैल्यू है 5,000 करोड़, यानी कि उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकल के आएगा 0.8। तो वैसे लोग जो स्टॉक मार्केट में पुराने हो चुके हैं, उन्हें रेशियो देख के ही पता चल जाता है कि कंपनी में कितना कर्ज है, क्योंकि उन लोगों को इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका रहता है। कोई बात नहीं, आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लो। तो मान लेते हैं कोई कंपनी है जिसका टोटल वैल्यू 10,000 करोड़ है, जिसमें से उसके ऊपर कर्जा ही 9,000 करोड़ का है, यानी कि वो अपने गले तक कर्ज में डूबा हुआ है, और उसका शेयर होल्डर्स इक्विटी 1,000 करोड़ का है। तो ऐसे में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना होगा? 9,000 डिवाइडेड बाय 1,000, दैट मीन्स डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आएगा 9। फिर से एक कंपनी ले लेते हैं जिसका टोटल वैल्यू सेम 10,000 करोड़ है, और उसका कर्ज जो है वो 1,000 करोड़ है, और शेयर्स का इक्विटी फिर कितना होगा? क्योंकि 10,000 में से 1,000 करोड़ कर्ज है, तो बाकी बचा 9,000 करोड़, ये शेयर होल्डर्स का इक्विटी हो गया। तो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आएगा 0.11। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक ऐसा कंपनी है जिसके ऊपर कोई कर्ज ही ना हो, यानी कि उसका टोटल वैल्यू है 10,000 करोड़, टोटल डेब्ट 0 है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी फिर कितना हो गया? 10,000 करोड़, क्योंकि कर्ज तो है ही नहीं। तो ऐसे में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय 10,000 करोड़, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 0। यानी कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो, समझ में आएगा कि कंपनी उतना ही कम कर्जे में है, और अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है दैट मीन्स कंपनी ज़्यादा कर्जे में है। इसीलिए बोला जाता है कि कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना ही अच्छा। CDSL, इन्फोएज, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, BSC, LIC, तेजस नेटवर्क, दीपक नाइट्रेट और भी ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। जितने भी बिगिनर्स हैं
आप जाके एपिसोड 3 जरूर देख लेना, मैं उसे आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो इस वीडियो में टोटल 6 चीज़ें क्लियर हो गई, और वो चीज़ें हैं मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसमें से मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी और अर्निंग पर शेयर, इनमें जितना भी इजाफा हो उसे कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उसे उतना ही अच्छा माना जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।